सो वेलकम बैक स्टूडेंट। आज का यह सेशन जो है आपके प्रोडक्शन मैनेजमेंट का सेकंड सेशन होने वाला है। इसके पहले सेशन में हमने आपको पीपीसी के बारे में बताया, उसके टोटल ऑब्जेक्टिव के बारे में बताया, साथ ही साथ कुछ विद्वानों ने अपने अलग अलग मत दिए थे, उनके डिफिनेशन को भी हमने बता दिया। सो आज का जो सेकंड सेशन है इसमें हम आपसे बात करेंगे सबसे पहले कि फंक्शन ऑफ पीपीसी डिपार्टमेंट क्या होता है, कि इनका कार्य कैसे चलता है, इन सभी के बारे में आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। आपको हम ये भी बताते हुए चल रहे हैं कि जो नोट्स है इस सब्जेक्ट का, जो नोट्स है वो आपको जब फर्स्ट चैप्टर या आपका समाप्त हो जाएगा उसके बाद आपको प्रोवाइड कर देंगे फ्री में, कोई भी चार्ज उसका नहीं लिया गया है। तो आप नोट्स को प्राप्त करने के लिए पीडीएफ फॉर्मेट में हमारे ऑफिशियल ऐप एकेसी टेक्निकल क्लासेज को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड जरूर कर लीजिए। ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। ऐप डाउनलोड होने के बाद आप हमारे ऐप को ओपन करेंगे, वहां से फ्री स्टडी मटेरियल में जाएंगे, वहां एक प्लेलिस्ट बना दी गई है प्रोडक्शन मैनेजमेंट की, फ्री नोट्स में आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ध्यान रहे, जब आपका यह जो फर्स्ट चैप्टर चलाया जा रहा है पीपीसी प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, यह समाप्त हो जाएगा, उसके बाद ही नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए जल्दी से आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। यह जो सेकंड सेशन है इसका हम स्टार्टअप करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इसमें आपको क्या क्या देखना है। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपने ऊपर बहुत सारा डिस्कस किया, पीपीसी कैसे होता है, कैसे इसका कार्य होता है, कैसे क्या नहीं होता है, ये सब आपने देखा था। सो आज का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग पीपीसी प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल फंक्शन। जैसे कि आपने देखा ऊपर कि पीपीसी क्या होते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। अब ऐसा तो है नहीं आप कोई काम कर रहे हैं तो उसमें बाधा ना आने पाए। भाई आप पढ़ने भी जाते हैं तब भी आपको दिक्कतें आती हैं, नींद आ जाती है, कुछ भी आप इधर उधर कहीं बिजी हो जाते हैं। तो ऐसे ही जब आप कंपनी में प्रोडक्ट बना रहे होते हैं तो वे बहुत सारी बाधाएं आ सकती हैं। हो सकता है आपका जो प्रोडक्ट है उसका जो मटेरियल है, जो प्रोडक्ट है उसका जो पदार्थ है वो आपका खराब निकल जाए। हो सकता है आप काम कर रहे हो, अचानक से जो लाइट है बिजली वो कट हो जाए, कि कोई आदमी काम कर रहा है उसको कुछ दिक्कत आ जा रही है। तो बहुत सारे फैक्टर जो होते हैं वो अफेक्ट करते हैं। तो कौन कौन से होते हैं उसके बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला है टाइप ऑफ प्रोडक्ट। जो फर्स्ट फैक्टर है वो है टाइप ऑफ प्रोडक्ट, मतलब उत्पाद का जो प्रकार है वो कैसा रहेगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि प्रोडक्ट की डिजाइनिंग सरलता, आयोजन तथा नियंत्रण कार्यों को स्पष्ट रूप से प्रभावित करती है। कुछ प्रोडक्ट लगातार बिकते रहते हैं जबकि अन्य केवल किसी मौसम विशेष में बिकते हैं। इन दोनों प्रकार के प्रोडक्ट्स की योजना का कार्य बिल्कुल अलग अलग होता है। जैसे कि देख लीजिए, बात यह होती है कि मान लीजिए इस सीजन में आप लोग जैसे कि आप मान लीजिए अब बाहर रह रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप देखते होंगे कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो भारी मात्रा में बना तो लिए जाते हैं लेकिन उनके बिकने का समय वह नहीं होता है। ठीक है, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। जैसे मान लीजिए आपका, अगर मान लीजिए किसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, वहाँ पे बहुत पुरानी गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर की जा रही हैं, आप उसको बना लिए, और प्रेजेंट समय में आपकी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ नंबर 1 पे चल रही हैं। मान लीजिए प्राइस उतना ही है, बल्कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों से समझ रहे हैं इमिशन वगैरह, मतलब है जीरो इमिशन समझते हैं आप। ठीक, तो यही जैसे सीजन वाइज जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं कि हाँ ये इस सीजन में ज़्यादा बिकेंगे, इस सीजन में ज़्यादा बिकेंगे। तो प्रोडक्ट बनाने का जो समय है, प्रोडक्ट बेचने का जो समय है, उससे प्रोडक्ट का जो टाइप है उस पर इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए बरसात के समय में, आपके ये अम्ब्रेलाज होते हैं, बहुत ज़्यादा बिकते हैं। बाकी और ठंडी में आपके अम्ब्रेलाज बिकेंगे नहीं बिकेंगे। जो आपके छाता होते हैं वो अम्ब्रेला जो है वो आपके ठंडी के मौसम में नहीं बिकेंगे, वो मैक्सिमम करके बरसात में या कड़ी धूप रहती है तब बिकते हैं। तो प्रोडक्ट तो ऑलरेडी बना लिए जाते हैं, तो आप बना के रख लेंगे तो उसका कहीं ना कहीं एक दुष्प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। मान लीजिए उस समय आपने ठंडी के मौसम में पूरा पूंजी लगा दिया, क्या ही फायदा, पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो फर्स्ट आपका ये है कि टाइप जो प्रोडक्ट का है वो कैसा है, इस पे इफेक्ट होगा। सेकंड है टाइप ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन का प्रकार कैसा है। यह प्रोडक्ट प्लानिंग एवं कंट्रोल को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण घटक है। इसके अनुसार प्रोडक्शन 3 प्रकार का आपका होता है, यूनिट, बैच एंड मास प्रोडक्शन। देखिए बेसिकली क्या होता है, आप मान लीजिए आपके पास ऑर्डर आया है 1000 प्रोडक्ट बनाने का। ठीक है, तो आपने लिमिट समय में 1000 प्रोडक्ट आपने बना दिया, तो आपका यह भी एक प्रोडक्शन का टाइप होता है। ठीक है, यह भी इफेक्ट करेगा। मान लीजिए आपने 1000 बनाया, फिर
जो आपका ले गया खरीद के, उसको बहुत अच्छा लगा, तो उसने अचानक से आपको ऑर्डर दे दिया कि हमें लाखों में प्रोडक्ट चाहिए, तो लाखों में चाहिए, ठीक है, उसने ऑर्डर दे दिया। अब आप अचानक से कैसे बना पाएंगे, तो आपको बहुत सारे रिसोर्सेज की फिर से आवश्यकता पड़ने लगेगी। तो ये भी आपका एक फैक्टर होता है कि काम जो है अचानक आपके पास आ जाता है, फिर आपको काम करने में दिक्कतें होती हैं। तो ये दो फैक्टर्स हैं जो आपके पीपीसी पर आपके अफेक्ट करते हैं, तो इसको आप देख लीजिएगा। बाकी नोट्स तो हम प्रोवाइड कर देंगे, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है फंक्शंस ऑफ पीपीसी डिपार्टमेंट। जो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है, इसके क्या क्या कार्य होते हैं, इसके बारे में आइए हम बात करते हैं। तो लिखा क्या गया है कि पीपीसी विभाग द्वारा किए जाने वाले विभिन्न कार्यों को 3 मुख्य भागों में हम लोग बांट सकते हैं, ठीक है। तो जो 3 टाइप हैं, इसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, तो आपको भी ध्यान देना है। ये आपको अभी एक फ्लो चार्ट के माध्यम से हम बताएंगे, तो आपको समझ में आएगा। फर्स्ट जो है आपका प्लानिंग फेज होता है, जिसे नियोजन शीर्ष बोलते हैं। सेकंड आपका एक्शन फेज होता है, जिसे आप कार्य शीर्ष बोलते हैं। थर्ड आपका होता है फॉलो अप या कंट्रोल फेज, जिसे अनुकरण या नियंत्रण शीर्ष के नाम से आप लोग जानते हैं। तो इन सभी फेजेस के अंदर भी अभी आपको कई टाइप देखने को मिलेंगे, और उन्हीं टाइप पे जो इन फेजेस के जो पीपीसी डिपार्टमेंट में कार्य हैं, इन पे आपको टिप्पणी वाले क्वेश्चन लिखने के आते हैं, ठीक है। 5 नंबर में पूछ लेगा। और वो टिप्पणी वाले क्वेश्चन कहाँ से उठते हैं, प्लानिंग फेज में मान लीजिए 4 टाइप हो गए, कार्य एक्शन में मान लीजिए 1 हो गया, और फॉलो अप में मान लीजिए 2 हो गया। तो इनके अलग अलग अभी टॉपिक देखने को मिलेंगे, जो कि आपके एग्जाम में सीधे तौर पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं। तो देखिए, ये आपका एक फ्लो चार्ट है, फ्लो डायग्राम है। इसको आपको देखना है, समझना है कि किस फेज के अंतर्गत कौन कौन सा काम है आपका जो होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके प्लानिंग फेज की, जिसे आप कहते हैं नियोजन शीर्ष। इसके बारे में समझते हैं। देखिए, ये आपके बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। इन सभी के बारे में भी अभी हम आगे थोड़ा डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले मोटे मोटा में आप यहाँ एक बार अपना नज़र से देख लीजिए, ताकि आपको याद हो जाए किसके अंतर्गत क्या होने वाला है। तो देखिए, जो प्लानिंग फेज है, इसमें 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट आपका होता है प्रीयर प्लानिंग, जिसे आप बोलते हैं प्रारंभिक नियोजन। सेकेंड आपका होता है एक्टिव प्लानिंग, जिसे आप बोलते हैं सक्रिय नियोजन, ठीक है। अब इन दोनों के भी अलग अलग टाइप हैं, आप लोग स्किप मत कीजिएगा। आप लोग सोच रहे हैं यार ये क्या ही दिक्कत है, हम यही पढ़ लेंगे नियोजन से, सेक्शन से, क्या ये सब नहीं होगा। इसके अंदर जो आपके हैं फॉरकास्टिंग, ऑर्डर राइटिंग, मटेरियल लोडिंग, शेड्यूलिंग, इसको आपको पढ़ना है। क्वेश्चन पेपर आपका इससे नहीं पूछा जाएगा प्लानिंग फेज, वो यहाँ से क्वेश्चन पुटअप करेगा, यही दे देगा कुछ टॉपिक आपको, कहेगा इस पे आपको टिप्पणी लिखने के लिए, इसको पूछेगा, तो उसको आगे हम बताएंगे, ठीक है। तो प्रेशर प्लानिंग में आपके देखिए 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है आपका पूर्वानुमान, जिसे आप फॉरकास्टिंग कहते हैं। सेकंड आपका ऑर्डर राइटिंग है, जिसे आदेश लेखन बोलते हैं। थर्ड आपका प्रोडक्ट की डिजाइनिंग है, जिसे आप लोग उत्पाद की परिकल्पना के नाम से जानते हैं, ठीक है। बी जो आता है वह आपका सक्रिय नियोजन है, जिसे आप एक्टिव प्लानिंग जानते हैं, एक्टिव प्लानिंग के नाम से जानते हैं। इसमें आप भी आपके 5 टाइप होते हैं। फर्स्ट आपका है प्रक्रम नियोजन एवं पथ निर्धारण, मतलब प्रोसेस प्लानिंग एवं रूटिंग। सेकंड है आपका पदार्थ नियंत्रण, मतलब मटेरियल कंट्रोल। थर्ड है आपका औजार नियंत्रण, मतलब टूल कंट्रोल। 4 है आपका लोडिंग, मतलब भार नियंत्रण। 5th है आपका शेड्यूलिंग, मतलब अनुसूचन। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि किस प्लानिंग के अंदर, किस फेज के अंदर कौन कौन से टॉपिक आपको कवर करने हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, ठीक है ना। सेकंड फेज आपका आता है एक्शन फेज। एक्शन फेज में आपका एक ही है, जो कि है डिस्पैचिंग, जिसे आप प्रेषण के नाम से जानते हैं। ये सब जो अभी है यहाँ पे डिस्पैचिंग, लोडिंग, शेड्यूलिंग, मटेरियल रूटिंग, प्लानिंग, ये सब आपके जो डेली लाइफ है, जहाँ से भी हम कंपेयर करके आपको समझाएंगे, तब आपको और अच्छे समझ में आएगा। जो थर्ड फेज की अगर हम बात करें, तो वो है आपका कंट्रोल फेज, जिसमें सबसे पहले 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट आपका है प्रगति सूचना, जिसे आप प्रोग्रेस रिपोर्टिंग के नाम से जानते हैं। सेकंड आपका है करेक्टिव एक्शन, जिसे आप सुधारात्मक क्रिया के नाम से जानते हैं। तो जो प्रोग्रेस रिपोर्टिंग है, ये भी आपका 2 टाइप का होता है। फर्स्ट आपका है डाटा कलेक्शन, सेकंड है डाटा इंटरप्रिटेशन, ओके। और करेक्टिव में भी 2 आते हैं, एक है एक्सपीडिएटिंग और फॉलोअप, दूसरा है पुनर्नियोजन। जैसे कोई प्लान, कोई प्रोडक्ट बनाने की योजना खराब हो गई है, नहीं प्रोडक्ट सही से बन पा रहा है, तो आप उसको फिर से नियोजित करेंगे, फिर से आप
रीप्लानिंग करेंगे, फिर से आप प्लान करके उसको बनाएंगे। ठीक है, तो इन सभी के बारे में अभी आपको नीचे बताया जाएगा। सो आप लोग अच्छे से ध्यान से सुनिएगा और अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि उनके भी पढ़ाई अच्छी तरीके से हो सके। ओके, सो बात करते हैं आपके फर्स्ट की, जो कि है प्लानिंग फेज। अब प्लानिंग फेज क्या होता है, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, ये सब तो आपको हमने ऊपर बता दिया। ठीक है, अब समझते हैं ये क्या होता है। यह पीपीसी डिपार्टमेंट का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। इसमें किसी कार्य को किस प्रकार किया जाना है, इसकी योजना बनाई जाती है। जो प्लानिंग फेज है, आपने प्लानिंग का डिफिनेशन ही पढ़ा था कि कोई कार्य कब कहाँ कैसे किया जाना है, उसके लिए आप पहले से प्लानिंग करते हैं, तो वही आपका प्लानिंग फेज होता है। तो इसमें भी वही है कि कोई कार्य, किसी कार्य को हम किस तरह से कहाँ पे करेंगे, इसके लिए जो योजना बनाई जाए वो आपकी प्लानिंग फेज में आती है। तो इसको हम दो टाइप में बांटते हैं, ऊपर आपने फ्लो चार्ट में देखा ही। फर्स्ट आपका पीरियड प्लानिंग है, जिसे आप प्रारंभिक नियोजन के नाम से जानते हैं, और इसमें अभी आगे हम फर्स्ट आपका पीरियड है। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा जो था वो आपका एक्टिव प्लानिंग था। तो पहले हम पीरियड में 3 टाइप देखेंगे, आपको ऊपर हमने फ्लो चार्ट में बताया था। तो पीरियड प्लानिंग क्या है, इसका अर्थ होता है कि उत्पादन अर्थात प्रोडक्शन में की जाने वाली क्रियाओं का पूर्व में ही निर्धारण करना। ठीक है, जो पीरियड प्लानिंग होती है कि आप कोई काम, कोई प्रोडक्शन कार्य स्टार्ट करना चाहते हैं तो पहले से उसको किस तरह से निर्धारित करेंगे, ये सब आपका पीरियड प्लानिंग में आता है। अब इसमें भी 3 कार्य आते हैं, मतलब इसके भी जो टाइप होते हैं वो आपके टोटल 3 टाइप के होते हैं। तो जो आपका फर्स्ट है वो है आपका फोरकास्टिंग, मतलब पूर्वानुमान। फर्स्ट है आपका फोरकास्टिंग, मतलब पूर्व अनुमान। अगर आप इसको थोड़ा और अच्छे से देखें तो आप ये जान सकते हैं इसको पूर्व अनुमान। क्या लिख सकते हैं, पूर्व अनुमान, मतलब पहले से ही आपको पता हो जाता है। जैसे कि आप ही जान लीजिए, कुछ बातें होती है जो आपको पहले से पता चल जाती है, बहुत खुशी हो जाती है। इस तरह से कोई काम करना है कंपनी में तो आपको पहले से सारा प्लानिंग बता दिया जाता है, पहले से आपको अनुमान लगा दिया जाता है, अनुमान लग जाता है कि हाँ ये काम ऐसे होगा, ऐसे नहीं होगा। तो ये आपका फोरकास्टिंग के डिपार्टमेंट में आता है। इसमें क्या लिखा गया है कि इसका अर्थ है भविष्य में होने वाली गतिविधियों का आकलन करना, अर्थात किए जाने वाले कार्य के प्रकार, मात्रा, गुणवत्ता आदि का आकलन करना होता है। मतलब वही कि अगर कोई प्रोडक्ट बनाना है तो उसका कितना खर्चा आने वाला है, उसकी क्वालिटी कैसी रखनी है, वह कितनी क्वांटिटी में उसको बनाया जाना है, ये सब आपके फोरकास्टिंग में आते हैं। मतलब आप लोग पहले से अनुमान लगा लेते हैं कि हाँ अगर हम कंपनी खोल रहे हैं तो हमारा इतना इतना खर्चा आएगा। जैसे कि आप अपना डिप्लोमा में एडमिशन कराने से पहले सोचे होंगे हाँ हमारी 11,000 12,000 जो है फीस है वो लगेगी, फिर हमारी हॉस्टल की फीस लगेगी, हमें ये सर्टिफिकेट ले जाने हैं, यहाँ जाना है, इतने टाइम से पहुँचना है, मेडिकल ले जाना है, ये वो, तो आप पहले से सब अनुमान लगाए थे ना। तो उसी तरह से जब आप कंपनी में बैठे हैं, कोई प्रोडक्ट बनाना है, तो आप पहले से बहुत सारा अनुमान लगाए रहते हैं कि हाँ इसकी क्वालिटी हमें ऐसी रखनी है, ये फेल नहीं होना चाहिए, ये सब आप लोग पहले से माइंड में सोच के बैठे रहते हैं। तो आपका यह आता है फोरकास्टिंग के अंतर्गत। और फोरकास्टिंग किसके थ्रू होता है, फोरकास्टिंग जो है आपके वह पीरियड प्लानिंग के अंतर्गत आता है। इसमें जो आपका सेकंड है वो है आपका ऑर्डर राइटिंग, मतलब आदेश लेखन। ये क्या होता है, 3 टाइप होते थे जिसमें आपका सेकंड है ऑर्डर राइटिंग। इसमें क्या होता है कि किसी कार्य विशेष को संपन्न करने हेतु एक या अधिक व्यक्तियों को कार्य के लिए अधिकृत करना तथा उन्हें अधिकार देना ही आदेश लेखन कहलाता है। जैसे कि क्या होता है, ये नहीं कि आप बैठे हैं हाँ ऑर्डर लिख रहे हैं, ऐसा नहीं कोई सिस्टम है इसका। इसका सिस्टम ये है कि मान लीजिए बहुत सारे लोग मिलकर एक साथ काम करना चाह रहे हैं और उनको काम करने में कोई दिक्कतें आ रही हैं, तो क्या होता है कि कुछ पढ़े लिखे लोगों को, कुछ जो स्किल्ड वर्कर्स होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं जिनके पास अच्छी टेक्नोलॉजी की जानकारी होती है, उनको बुला लिया जाता है और कह दिया जाता है जितने भी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं उनका क्या डिमांड है, कितने प्रोडक्ट का ऑर्डर हुआ है, ये सब काम करने के लिए एक अलग से लोगों को नियुक्त कर लिया जाता है, उनको अधिकृत कर लिया जाता है। तो वो आपके ऑर्डर राइटिंग के अंतर्गत आते हैं। थर्ड आपका है प्रोडक्ट डिजाइन, मतलब प्रोडक्ट की परिकल्पना, उत्पादन परिकल्पना। ठीक है, प्रोडक्ट डिजाइन। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें देखिए क्या लिखा गया कि जो भी आप डिजाइन करेंगे उसका ब्लूप्रिंट कैसा, उसकी ड्राइंग आप लोग कैसे करेंगे, उसके डायमेंशंस वगैरह कैसे डिजाइन करेंगे, तो ये सब आपके इसमें आते हैं पीरियड प्लानिंग में। तो क्या लिखा गया है कि प्रोडक्ट की डिजाइन विकासात्मक या सुधारात्मक उद्देश्य से की जाती है। इसके अंतर्गत ब्लूप्रिंट या ड्राइंग
जो अनेक प्रकार के उसके स्पेसिफिकेशंस होते हैं, किस तरह से इसको हम सही कर सकते हैं, क्या गलत है क्या सही है, ये सभी जानकारियां इसके अंदर आती हैं। ठीक है, और उस समय जब भी आप डिजाइन करते हैं किसी प्रोडक्ट की तो आपके उसमें 3 चीजें ध्यान दी जाती हैं। फर्स्ट आपका आता है इंडस्ट्रियल डिजाइन फैक्टर। क्या है? इंडस्ट्रियल डिजाइन फैक्टर। दूसरा आपका प्रोडक्शन इकोनॉमिक फैक्टर है। उसके बाद जो आपका थर्ड आता है वो है आपका टेक्निकल फैक्टर। तो इन 3 बातों पर बहुत ही ज्यादा ध्यान दिया जाता है। फर्स्ट आपका इंडस्ट्रियल बेस पे है जो कि इंडस्ट्रियल डिजाइन फैक्टर है, जिसका अगर आप लोग हिंदी नाम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। इसका हिंदी नाम होता है औद्योगिक परिकल्पना घटक। औद्योगिक परिकल्पना घटक इसका हिंदी नाम होता है। सेकंड है प्रोडक्शन इकोनॉमिक फैक्टर्स, जो कि है कि उत्पादन मितव्ययी घटक। उत्पादन मितव्ययी घटक है। इसके बाद जो थर्ड आपका नंबर इसमें आता है वो है टेक्निकल फैक्टर्स, जो कुछ टेक्नोलॉजी बेस पे हैं, जिसे आप कह सकते हैं तकनीकी घटक। ठीक है, तो ये 3 जो है आपके प्रोडक्ट डिजाइनिंग में बहुत अपना अहम रोल निभाते हैं। तो ये हो गया आपका प्रोडक्ट डिजाइन, इसको आप लोग देख लीजिए। उसके बाद आपका आता है एक्टिव प्लानिंग। ठीक है, इसके पहले अभी तक आप पढ़ रहे थे, जब पहला पढ़ा आपने पीरियड प्लानिंग, तो उसके अंतर्गत आपने 3 चीजों के बारे में पढ़ा, और इन 3 चीजों के बारे में आपसे पूछा भी जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है कि पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो पीरियड प्लानिंग, जो प्लानिंग फेज था, उसका जो सेकंड टाइप है वो है आपका एक्टिव प्लानिंग। इसके अंतर्गत भी आपको हमने 4 या 5 बताया था, तो सभी का हम धीरे धीरे हम बातचीत करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला आपका इसमें है प्रोसेस प्लानिंग। प्रोसेस प्लानिंग का क्या मतलब है, इसको समझते हैं। प्रोसेस प्लानिंग मतलब क्या होता है? प्रक्रम नियोजन। इसमें बेसिकली आप लोग ये देखते हैं कि कोई काम आप कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, ये सब आपका इसमें देखा जाता है। तो है आपका क्या प्रोसेस प्लानिंग जो होता है, प्रोडक्ट की डिजाइनिंग, उसकी निर्माण विधि के बीच की अवस्था है। मतलब ये है कि जब आप लोग प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिए हैं तो उसकी डिजाइनिंग कैसे की गई है, उसको किस तरीके से बनाना है, उसके बीच में जितने भी सारे प्रोसेस होते हैं उसके किस तरह से प्रोग्रेस हो रहे हैं, उन सब के बीच में आप प्रोसेस प्लानिंग के अंतर्गत आप लोग अध्ययन करते हैं। सीधे तौर पर कहा जाए तो लिख सकते हैं कि जहां प्रोडक्ट डिजाइन समाप्त होती है वहां प्रोसेस प्लानिंग प्रारंभ हो जाती है। मतलब आप लोग क्या करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी प्रोडक्ट बनाना रहता है तो आप सबसे पहले उसके डिजाइनिंग करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप उसका कोई मान लीजिए उसका सबसे पहले आप उसका मॉडल बनाते हैं। ठीक है, मान लीजिए चेसिस बनाना है गाड़ी का, तो आप सबसे पहले उसका क्या करते हैं, मॉडल बनाते हैं। उसका सबसे पहले आप लोग लैपटॉप वगैरह में जो बड़े बड़े सिस्टम्स है उसमें मॉडल बना लेंगे, हाँ ऐसे ऐसे बनाया जाएगा। तो जैसे ही आपकी डिजाइनिंग समाप्त होती है उसके बाद आप अपना काम करना शुरू कर देते हैं कि आप उसमें आप धीरे धीरे मेटल जोड़ेंगे, मटेरियल को जोड़ेंगे, पार्ट को जोड़ना, असेंबल करना शुरू कर देंगे। तो वह आपका प्रोसेस शुरू हो गया, मतलब आपका प्रोसेस प्लानिंग कहा जाएगा। प्रोसेस प्लानिंग के अंतर्गत किसी कार्य को करने की सर्वाधिक मितव्ययी विधि को भी ज्ञात किया जा सकता है। मतलब जब भी आप प्रोसेस शुरू कर लेंगे किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो उसमें आप देखेंगे कितने कम से कम खर्च में हम अधिक लाभ को प्राप्त कर सकते हैं, ये भी आप प्रोसेस प्लानिंग के अंतर्गत ही जानते हैं। ओके, तो एक्टिव प्लानिंग में जो आपका सेकंड आता है वो है आपका रूटिंग। मतलब क्या होता है, पथ निर्धारण। अब ये रूटिंग क्या होता है, पथ निर्धारण क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। जैसे कि क्या होता है कि आप रूटिंग मतलब रूट क्या हो गया है, रूट ऐसे समझे। रूट मीन्स क्या होता है, रास्ता। ठीक है, जैसे बेसिकली क्या होता है, आप कॉलेज जाते हैं तो आपको पता है कॉलेज से जब हम अपने रूम से निकलते हैं तो हमें पहले रोड पे जाना है, वहां से ऑटो करना है, कहीं रुकना है, तब हमें कॉलेज पहुंचना है। तो ऐसे आप सब व्यवस्था आपका सेट है कि हाँ यहाँ से जानेंगे, ऑटो पकड़ेंगे, यहाँ इतने देर में वहां पहुंच जाएंगे। तो वैसे ही प्रोडक्ट का जो प्लानिंग में प्रोडक्शन किया जाता है उसमें भी रूट निर्धारण होते हैं। अब रूट निर्धारण ये नहीं कि हाँ यहाँ जाना है, ऐसे ऐसे वैसे कुछ नहीं। ठीक है, अभी आपका प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, अभी आपका प्लानिंग फेज में है। ठीक है, अभी वो डिस्पैच नहीं हुआ है, वो कहीं भेजा नहीं गया है, अभी आपका प्लानिंग मतलब वो बनने के लिए तैयार हो रहा है। तो उसके लिए क्या होता है, अलग अलग मशीनें लगाई जाती हैं। ठीक है, अलग अलग मशीनें लगाई जाती हैं। तो मशीन जब लगा दी जाती है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मटेरियल का स्टोरिंग किया गया होता है। ठीक है,
मटेरियल्स का वहां पे आपका भंडारण किया गया होता है। जैसे आप बोलते हैं कि मटेरियल का आपने भंडारण कर रखा है, तो वहां से प्रोडक्ट उठाया जाता है, मशीनों पे जाता है। तो सारा जो प्रोसेस होता है ये आपका रूटिंग के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है कि इसके द्वारा निश्चय किया जाता है कि कौन सा कार्य कहाँ और कैसे किया जाएगा। एक मशीन से जाता है कि दूसरी मशीन तक गुजरते हुए रॉ मटेरियल पर होने वाली क्रियाओं का क्रम तथा पथ रूटिंग कहलाता है। एक मशीन से ये हटा दीजिए इसको, एक मशीन से दूसरी मशीन तक। वही हमने कहा कि आपने मटेरियल का पार्ट का कहीं ना कहीं स्टोरिंग कर रखा होगा। उसके बाद आपकी कंपनी में मशीनें लगा दी गई हैं। मान लीजिए यहाँ पे आपके ड्रिलिंग मशीन लगाई गई है, ठीक है, यहाँ पे आपकी मिलिंग मशीन लगाई गई है, यहाँ पे आपका फाइलिंग का काम हो रहा है, यहाँ पे आपका वेल्डिंग का काम हो रहा है। तो पहले आपका प्रोडक्ट जो है, मटेरियल जो है आपके ड्रिलिंग पे आएंगे, यहाँ से आपके मिलिंग पे जाएंगे, फिर यहाँ से फाइलिंग वाले पे जाएंगे, यहाँ से वेल्डिंग पे जाएंगे। तो वे एक प्रॉपर रूट को फॉलो कर रहे हैं। जैसे आप कॉलेज जाते हैं, एक प्रॉपर रूट को फॉलो करते हुए जाते हैं, वैसे ही प्रोडक्ट बनाने के लिए प्लानिंग फेज में अगर यह है तो आप इसको भी अलग अलग मशीनों पे एक सिस्टमेटिक ढंग से ले जाते हैं। और यही प्रोसेस जो होता है एक सिस्टमेटिक रूट के माध्यम से जाता है, जिसे हम रूटिंग के नाम से समझते हैं, या जिसे आप पथ निर्धारण के नाम से भी जानते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका इसका टाइप आता है सी, जो कि है टूल कंट्रोल। जो आपका एक्टिव प्लानिंग है इसमें थर्ड है टूल कंट्रोल, जिसे आप कहते हैं औजार नियंत्रण। औजार नियंत्रण क्या होता है? मान लीजिए आप प्रोडक्ट को बना रहे हैं। तो प्रोडक्ट जब आप बनाएंगे तो ऐसा तो है नहीं कि हाँ हमें टूल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पता चले आपका टूल जो है वह ब्लंट हो चुका है, वह मुड़ चुका है। जिस भी टूल से आप जिस भी मशीन में जो भी टूल लगाया गया है, पता चले वो ब्लंट हो चुका है, मतलब मुड़ चुका है, तो वह सही से ना तो कटिंग कर पा रहा है, ना तो सही से ड्रिलिंग कर पा रहा है। तो आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले क्या होता है, आप टूल की कंट्रोलिंग करना जानेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे? आप देखेंगे कि जिस टाइप का आपको प्रोडक्ट बनाना है, मान लीजिए आपको कार का कोई पार्ट बनाना है, तो उसको बनाने के लिए उसके टाइप का भी एक टूल होना चाहिए, उसकी सही तरह से उसकी डिजाइनिंग कर सके, फिनिशिंग ला सके। तो आप उसके अनुसार नए नए टूल को भी मार्केट से लाएंगे अपनी कंपनी में मशीन में सेट करने के लिए। तो वही टूल कंट्रोल में आपके दो टाइप के वर्क किए जाते हैं। पहला क्या है कि प्राप्त किए गए औजारों की उचित स्टोरिंग तथा मेंटेनेंस पर नियंत्रण रखना। मतलब ये नहीं है कि आप बैठे हैं उसके बाद काम आपका कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप बस देखे जा रहे हैं, हाँ ऐसा 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 नहीं। जो भी टूल आप लाए हैं उसका सही तरह से आपको मेंटेनेंस भी करना है। जब टूल की जो एज होती है, जो धारें होती हैं, अगर वह ब्लंट हो गई हैं तो उसको सही से उसको फिनिशिंग कराइए, उसकी सही से मेंटेनेंस कराइए कि वह बन जाए और सही से अपना काम शुरू कर सके। सेकंड कहता है कि नए औजारों को डिजाइन करना तथा उन्हें प्राप्त करना। ऐसा तो है नहीं कि एक ही प्रोडक्ट से, हाँ अभी पुराने जमाने वाला सब वही काम चल रहा है, चलो उसी से हम भी करते हैं, उसी धर्रे पे हम भी चलेंगे। तो इससे आपका कंपनी प्रॉफिट में नहीं जाएगा, आप लॉस की तरफ अपने आप को ढकेल रहे हैं। तो आप कंपनी में जाइए, देखिए मार्केट में कौन से टूल आ रहे हैं, उस अलग जो कंपनी हमसे आगे गई है उसमें कैसा क्या लगा दिया गया है। तो आप चेक करेंगे, हाँ वहाँ तो नई नई मशीनें हैं, वहाँ सभी टूल नए नए डिजाइन वाले लगाए गए हैं, जिससे उनका काम फास्ट हो रहा है, उनकी कंपनी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। तो आपको भी ये सब काम टूल कंट्रोल जो डिपार्टमेंट होता है उसके अंतर्गत ये सब आपको देखने को मिलता है। तो ये भी हो गया आपका सेकंड। थर्ड हो गया जो आपका एक्टिव प्लानिंग का एक टाइप होता है, इसके अंतर्गत जो कार्य आता है। डी आपका आता है मटेरियल कंट्रोल। अब ये मटेरियल कंट्रोल क्या होता है, जिसे आप हिंदी में बोल सकते हैं पदार्थ नियंत्रण। क्या बोल सकते हैं इसको? आप लोग हिंदी में बोलते हैं पदार्थ नियंत्रण। ये क्या होते हैं? जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जब भी मार्केट में आप लोग आए हैं तो बहुत सारे मटेरियल आप लोग एक साथ खरीदने जाएंगे, तो उसमें कुछ कच्चे हो जाते हैं, कुछ खराब निकल जाते हैं। तो वो किस तरह से प्रोडक्ट बनाने के लिए मटेरियल कहाँ से आ रहे हैं, वो सही है या नहीं है, इन सभी काम को सौंप दिया जाता है मटेरियल कंट्रोल डिपार्टमेंट के पास। तो यहाँ पर है कि इसके अंतर्गत विभिन्न आवश्यक औजारों, उपकरणों एवं मशीनी औजारों का निर्धारण किया जाता है, जिसमें उनका मेंटेनेंस भी सम्मिलित होता है, ठीक है। तो जो मटेरियल कंट्रोल है इसमें क्या होता है, पदार्थ की जो आवश्यकताएं हैं, ठीक, जो पदार्थ की आवश्यकताएं हैं,
मतलब आप कह सकते हैं कि कोई प्रोडक्ट आपको बनाना है तो उसके लिए कैसा आपको मटेरियल चाहिए। मान लीजिए आपके यहाँ टूल वाला भी काम होता है तो उस टूल को बनाने के लिए कैसा मटेरियल आपको चाहिए, तो इस पे भी कंट्रोल करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो आपका यह हो गया मटेरियल कंट्रोल। इसके बाद नेक्स्ट आता है ई लोडिंग, मतलब भार का निर्धारण करना। लोडिंग मीन्स भार का निर्धारण। इसमें क्या आता है, इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए क्या लिखा गया है कि श्रम शक्ति तथा उपकरणों की आवश्यकताओं को ज्ञात करना तथा नियंत्रण करना ये कार्य आते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि विभिन्न मशीनरी एवं मानव शक्ति से कराए जा सकने वाले कार्य निर्धारण को हम लोग लोडिंग कह सकते हैं। अब ये भार निर्धारण करना मतलब सीधे तौर पे आप यही कहिए, भार मतलब वो नहीं कि कितना हमें लोडिंग करना है ट्रक पे, अरे वो नहीं। भार का निर्धारण ये कि एक मशीन है उससे हम कितना काम करा सकते हैं। जैसे कि आप कहते हैं अरे एग्जाम का टाइम टेबल आ गया है, बहुत लोड हो गया है, का प्रेशर मतलब है बहुत, ये वो दुनिया भर का डिप्रेशन में आ गए ये वो आप कहते हैं ना, तो वो ये होता है भार निर्धारण। कि मान लीजिए अगर मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आपके काम करने की क्षमता कितनी है, आप कितना लोड बेयर कर सकते हैं। वहाँ भार निर्धारण का मतलब ये है, ये नहीं कि हाँ 1 टन है उसको हम ट्रक पे लादना है, ऐसा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो भी मशीनें हैं उसके लिए जो भी आपको मटेरियल बनाना है उससे कितना देर तक वह काम कर सकती है, इस सब का निर्धारण भी आपका एक अलग तरीके से किया जाता है। चाहे वो मशीन रहे चाहे मानव रहे, सबका एक अलग तरह से लोड जो है एक भार निर्धारण की परिकल्पना की जाती है, जो कि आपके लोडिंग के थ्रू देखा जाता है। तो आपका यह हो गया भार निर्धारण। ओके, तो आपका यहाँ पर जो एक्टिव प्लानिंग है वो भी समाप्त होता है। ठीक, उसके बाद आपका आता है अनुसूचन। अनुसूचन भी इसी में आता है, क्योंकि वहां पर हमने आपको ऊपर दो अलग अलग था उसको हमने अलग बता दिया था। तो अनुसूचन मतलब शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग क्या है, जैसे कि आप कहते हैं एग्जाम का शेड्यूल आ गया, आप बोलते हैं ना एग्जाम का शेड्यूल आ गया, अब हमें इस शेड्यूल के थ्रू पढ़ाई करना है, एक दिन में इतना चैप्टर इतने टॉपिक खत्म करने हैं। तो सेम टू सेम वही प्रोसेस इस आपकी कंपनी में भी होता है, शेड्यूलिंग की जाती है कि कोई कार्य कब कहाँ कैसे कितने समय में समाप्त करना है। ठीक है, तो यहाँ पर यह भी है कि इसके अंतर्गत कोई कार्य कब किया जाएगा, किस क्रम में किया जाएगा, यह शेड्यूलिंग के द्वारा तय किया जाता है कि आज इतने हजार प्रोडक्ट बनाने हैं, कल इतने हजार प्रोडक्ट बनाने हैं, कल इतना घंटे काम करना है, परसों इतना घंटे काम करना है। तो एक शेड्यूल कर दिया जाता है। ठीक है, इसके द्वारा ये भी तय करते हैं कि कार्य कब प्रारंभ होगा और कब तक समाप्त होगा। जैसे कि पता चलता है आपका कि आपका मान लीजिए 1 सितंबर से एग्जाम शुरू हो गया और आपका इसके द्वारा लास्ट डेट भी आ जाती है कि हाँ 20 तक आपका समाप्त होगा। तो आपका कब शुरू हुआ, 1 सितंबर को शुरू हुआ, कब खत्म हुआ, 20 सितंबर को खत्म हुआ। तो वैसे ही आपका शेड्यूलिंग में भी है कि कार्य कब से शुरू होगा और कब तक समाप्त होगा, इन सब की एक स्पेशल डेट भी आपकी जारी कर दी जाती है। तो ये सारा जो प्रोसेस है आपके शेड्यूलिंग के अंतर्गत ही आता है। तो आशा करते हैं आपको जो एक्टिव प्लानिंग है इसके अंतर्गत जितने टॉपिक थे वो समझ में आ गए होंगे। अगर आए होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में यस जरूर कीजिएगा, ताकि हम समझ जाएंगे कि आपको समझ में आ गया था। बाकी आप सेशन को शेयर जरूर करते रहिएगा, बहुत ही हेल्प होने वाला है आपका, आपके दोस्तों का, आपके फ्यूचर में भी बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, अब बात करते हैं आपका जो सेकंड फेज है। सेकंड फेज आपका एक्शन फेज आता है, जिसे आप बोलते हैं कार्य शीर्ष। इसके अंतर्गत केवल आपको एक ही टॉपिक के बारे में पढ़ना है, जो कि है आपका डिस्पैचिंग, जिसे आप कहते हैं प्रेषण, मतलब भेजना। क्या बोलते हैं, भेजना, प्रेषण। तो आइए इसको समझते हैं। तो डिस्पैचिंग में क्या रहता है इसको चलिए हम देखते हैं। इसमें देखिए क्या लिखा गया है कि इसके अंतर्गत रूट चार्ट एंड शेड्यूल चार्ट पर अंकित समय, स्थान तथा क्रमों के अनुसार विभिन्न शॉप्स में कार्य वितरण हेतु प्रोडक्शन ऑर्डर दिए जाते हैं। प्रेषण द्वारा विभिन्न कार्यों के लिए मुख्यतः भंडार, निर्गत आदेश, टूल ऑर्डर, जॉब ऑर्डर, टाइम टिकट्स एंड इंस्पेक्शन इत्यादि दिए जाते हैं। देखिए बेसिकली क्या होता है, जो भी आपका डिस्पैचिंग है या प्रेषण है, आप लोग देखते होंगे जो आप प्रोडक्ट ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो वहाँ पे क्या लिखा होता है कि आप कहते हैं कि हमारा जो ऑर्डर है वो डिस्पैच हो गया है। डिस्पैच मतलब वो आपका भेज दिया गया है, प्रेषण। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही है कि आपको जहाँ पर भी प्रोडक्ट को डिलीवर करना है, ठीक है, उसका एक शेड्यूल चार्ट बनाया जाता है, उस पर टाइम वगैरह स्थान सब कुछ लिख दिया जाता है, किस शॉप से आपको प्रोडक्ट उठाना है, कहाँ ले जाना है,
ये सब आप लोग डिस्पैचिंग के अंतर्गत देखते हैं। ठीक, आगे बात करते हैं आपके हम थर्ड फेज की, जो कि है आपका कंट्रोल फेज, जिसे कह सकते हैं आप लोग नियंत्रण फेज। ठीक है, इसको भी आप लोग दो भागों में बांटे हैं। फर्स्ट आपका होता है प्रोग्रेस रिपोर्टिंग, दूसरा आपका करेक्टिव एक्शन। तो इन दोनों के बारे में हम आगे देखेंगे। इसके पहले आपको बता दें, जो आपका पीडीएफ है, जो आपका यह स्लाइड पे, जिस स्लाइड्स पे भी आपको पढ़ाया जाएगा, यह नोट्स जो है आपको फ्री में हम प्रोवाइड कर देंगे। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, फ्री पीडीएफ नोट्स आपको यह प्रोवाइड करा देंगे। इसके लिए आपको हमारा जो ऑफिशियल ऐप है AKC टेक्निकल क्लासेज, उसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। और आप जब ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, उसको ओपन करेंगे, तो वहाँ पर आप लोग एक फ्री स्टडी मटेरियल का ऑप्शन पाएंगे, जहाँ पर आपको यह पीडीएफ फ्री में देखने को मिलेगा। पीडीएफ कब मिलेगा? जब आपका यह चैप्टर पढ़ाकर समाप्त कर दिया जाएगा, उसके बाद आपको जो पीडीएफ है हमारे ऑफिशियल ऐप AKC टेक्निकल क्लासेस पर फ्री में देखने को मिल जाएगा। सो चलिए हम आगे देखते हैं प्रोग्रेस रिपोर्टिंग। अब ये प्रोग्रेस रिपोर्टिंग क्या होता है? आप देखते होंगे, जाते होंगे कोई काम करने, तो आप कहते होंगे अरे काम का प्रोग्रेस कहाँ तक पहुँचल बा, मतलब काम का प्रोग्रेस कहाँ तक पहुँचा है। ठीक है, ऐसा आप लोग कहते हैं ना कि पता नहीं काम सही से हो बा कि नहीं, काम सही से हो रहा है कि नहीं, ये सब आप लोग देखते हैं ना। तो उसी तरह आपका इसमें भी है प्रोग्रेस रिपोर्टिंग। तो इसको समझते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, ए वाला आपका प्रोग्रेस रिपोर्टिंग, इसमें लिखा गया है प्रोडक्शन वर्क को उनके कार्यस्थलों पर सौंप देने के बाद हो रहे कार्य की प्रगति पर नजर रखना अति आवश्यक होता है। मतलब क्या होता है, जैसे कि आप कोई भी काम कहीं करने चाह रहे हैं, तो ऐसा तो वो नहीं है। मान लीजिए आपका घर बन रहा है, ठीक है, मान लीजिए आपका घर बन रहा है, तो बहुत सारे लेबर वहाँ काम कर रहे हैं, मिस्त्री काम कर रहे हैं। तो अब आप सौंप दिए हैं, कभी देखने नहीं गए हैं कैसा हो रहा है कैसा नहीं हो रहा है, तो आपको जाके देखना चाहिए, प्रोग्रेस करना चाहिए। तो वही आपका प्रोग्रेस रिपोर्टिंग होता है कि टाइम टू टाइम आप जाके देखते रहें क्या आपका काम सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये सब प्रोग्रेस रिपोर्टिंग के अंतर्गत आता है। प्रत्येक कार्य की समाप्ति पर उसकी प्रगति की सूचना संबंधित अधिकारियों को वस्तुस्थित अवगत कराने हेतु तुरंत भेजी जानी चाहिए, जिससे उचित कार्यवाही हो सके। इसी तरह से कंपनी में जब प्रोडक्ट बनाना रहता है, तो प्रोडक्ट सही से बन रहे हैं कि नहीं, उनकी क्वालिटी सही है कि नहीं, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, ये सब देखने के लिए जो बड़े कर्मचारी होते हैं उनके पास तुरंत सूचना पहुंचा देनी चाहिए कि हाँ सर, काम जो है आपका सही से हो रहा है, कहीं पर कोई काम गलत नहीं हो रहा है। तो ये आपका प्रोग्रेस रिपोर्टिंग के थ्रू आता है। कंट्रोल फेज में सेकंड आपका आता है करेक्टिव एक्शन। करेक्टिव में सुधारात्मक क्रिया। इसमें क्या होता है इसको समझते हैं। ठीक है, तो उसको आइए समझते हैं। क्या है आपका डाटा कलेक्शन, मतलब जो भी डाटा रहता है कंपनी का, जो भी प्रोडक्ट बनाया जा रहा होता है उसका डाटा एकत्र करना। इसमें क्या है, प्रगति सूचना के प्रथम चरण में उन आंकड़ों को एकत्र किया जाता है जो हो रही गतिविधि के दौरान नोट किए जाते हैं। जो डाटा कलेक्शन, इसमें आप ये देखते हैं कि मान लीजिए आपका जो भी काम हो रहा है उसके अंतर्गत कितने खर्च लगा, कितना टाइम लगा, कितनी बिजली खपत हुई, इन सभी का काम आप लोग डाटा कलेक्शन के अंतर्गत देखते हैं। सेकंड आपका डाटा इंटरप्रिटेशन है। इसमें क्या होता है, इसमें लिख रहा है कि आंकड़ों को एकत्र करने के बाद उनकी व्याख्या की जाती है। उसके लिए वास्तविक परफॉर्मेंस की तुलना पूर्व निर्धारित योजना से की जाती है। जैसे कि आप जो प्लानिंग किए थे कि मान लीजिए प्लानिंग में आपने लगाया था कि 100 रुपये आपका टोटल खर्च आएगा और आपका बाद में 99 ही रह गया या बढ़ के आपका 101 हो गया, तो आप डाटा इंटरप्रिटेशन में क्या करते हैं कि जो आप लोग पहले प्रेडिक्ट किए रहते हैं इसकी कंपेयर आप लोग जो बाद में काम हो जाने के बाद जितना खर्च आता है उससे आप लोग कंपेयर करने का काम डाटा इंटरप्रिटेशन के थ्रू करते हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन के थ्रू आप लोग ये काम करते हैं कि पहले आप क्या अनुमान लगाए थे, बाद में आपका कितना खर्च हुआ, कितना लगा, वो सब आप लोग डाटा इंटरप्रिटेशन के थ्रू काम करते हैं। ओके, तो आपका ये भी यहाँ पर समाप्त हो जाता है। इसके बाद जो आपका सेकंड काम था कंट्रोल फेज का, जो सेकंड टाइप था वो था करेक्टिव एक्शन। क्या है करेक्टिव एक्शन, जिसके अगर हम हिंदी नाम की बात करें तो वो होता है आपका सुधारात्मक क्रिया। जो हिंदी नाम है इसका ये है आपका सुधारात्मक क्रिया। तो इसके अंतर्गत भी आपके दो काम होते हैं। जैसे कि सुधारात्मक क्रिया क्या है, सुधारात्मक क्रिया में आप लोग ये देखते हैं करेक्टिव एक्शन में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो गई है, कि प्रोडक्ट बनाने में हमारा कोई खराबी तो नहीं हो गया था, प्रोडक्ट की क्वालिटी डाउन तो नहीं हो गई है, तो उसके लिए आप उसको करेक्ट करते हैं। तो अब भाई करेक्ट करने का मतलब क्या होता है कि आप फिर से सारा प्रोसेस शुरू कराइए। तो इसमें दो टाइप के कार्य होते हैं। फर्स्ट आपका है
एक्सपेडिटिंग और फॉलोअप जिसे आप बोलते हैं अनुसरण, ठीक है। एक्सपेडिटिंग और फॉलोअप जिसे आप बोलते हैं अनुसरण। तो इसमें देखिए क्या होता है, इसके द्वारा आप लोग यह पता करते हैं कि डिस्पैच्ड आदेशों का समुचित रूप से पालन किया जा रहा है या नहीं। मतलब आप लोग ये देखते हैं कि जो भी काम आपका हो रहा होता है, जब आप प्रोडक्ट को डिस्पैच कर लिए थे उस समय आप उसकी क्वालिटी को सही से चेक किए थे कि नहीं, तो उसके लिए आपके निरीक्षक लगे होते हैं, ठीक है, जिसे आप फोरमैन बोलते हैं। तो आप अगले चैप्टर में वही सब पढ़ेंगे इंस्पेक्शन के बारे में ही। तो वही कह रहा है कि जब आप डिस्पैच हो रहा था उस समय उसकी सारी क्वालिटी चेक की गई थी या नहीं, चेक की गई तो ठीक है, नहीं है तो चलिए बाद में जब रिजेक्ट होगा तो भाई सारा नुकसान होगा, सारा मेहनत पैसा सब बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि फॉलोअप एक कैटालिटिक एजेंट के रूप में प्रोडक्शन प्रोसेस के माध्यम से मटेरियल्स एवं कंपोनेंट्स को रेगुलेट करता है। कैटालिटिक एजेंट्स मतलब क्या होता है, ये देखता है कि जो भी आपका प्रोडक्ट है उसमें कोई दोष वगैरह तो नहीं आए हैं। इन सबको यह देख के मटेरियल के कंपोनेंट पार्ट्स सबको चेक करके उनकी क्वालिटी चेकिंग करने का काम भी इसके द्वारा होता है, ठीक है। और जो अनावश्यक गतिविधियां वगैरह हुई रहती हैं उसको यह पकड़ता है, ठीक, उसको कम करता है, प्रोडक्शन को सही रास्ते पर लाने का भी काम आप लोग इसके माध्यम से करते हैं, ठीक है। सही रास्ते पर, यहाँ रास्ता लिख लीजिएगा, ओके। तो ये हो गया आपका एक्सपेडिटिंग या फॉलोअप। अब उसके बाद रीप्लानिंग आता है। क्या आता है? रीप्लानिंग मतलब पुनर्नियोजन। आप पढ़ रहे हैं करेक्टिव एक्शन। करेक्टिव एक्शन क्या है? प्रोडक्ट में कोई कमियां आ गई हैं, खराबियां आ गई हैं, तो आप उसको कैसे सही करेंगे इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना। इसमें दो होता है, फर्स्ट आपका एक्सपेडिटिंग या फॉलोअप, दूसरा जो है आपका रीप्लानिंग जिसे आप पुनर्नियोजन के नाम से कहते हैं। तो इसका काम कब पड़ता है? इसकी आवश्यकता उस समय होती है जब कोई ऐसी समस्या उत्पन्न हो जाए जिससे फॉलोअप की क्रिया निष्फल हो जाती है। ऐसी स्थिति में पूरे कार्य का रीप्लानिंग करना पड़ता है। वही हमने आपसे बताया कि मान लीजिए प्रोडक्ट आपने बना दिया है, क्वालिटी नहीं चेक की गई है, आपने डिस्पैच कर दिया, फॉलोअप पे वह प्रोडक्ट आ चुका है, उसके बाद जब वह लास्ट स्टेज पे चेकिंग करने के लिए जाएगा, वहाँ पर जब पता चलेगा कि प्रोडक्ट जो है आपका पूरी तरह से खराब हो चुका है, तो अब आपके पास बस एक ही सहारा है कि प्रोडक्ट को फिर से बनाइए, फिर से पूरा पैसा खर्च करिए, उसके बाद सारा जो भी प्रोसेस है उसको करिए, उसके बाद प्रोडक्ट को आप फिर से मार्केट में लॉन्च होने के लिए भेजिए। तो ये सारे प्रोसेस थे स्टूडेंट जो कि हमने आपको आज की इस लेक्चर में बताया। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, नहीं आता है एग्जाम में तो कोई बात नहीं, आपके फ्यूचर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी टॉपिक को आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिएगा। तो जो सेकंड लेक्चर है, आज का जो सेकंड लेक्चर था, इसको यहीं पर हम समाप्त करते हैं। उसके बाद जो आपका थर्ड लेक्चर आने वाला है फर्स्ट चैप्टर का, वो जल्द ही आप लोगों के पास हम प्रोवाइड कर देंगे। बाकी आपसे यही उम्मीद है हमारी कि आप अच्छे से सपोर्ट करेंगे तो बाकी और जो सब्जेक्ट हैं उनकी भी इसी तरह से आपको हम स्टडी कराएंगे। एग्जाम के समय में मैराथन क्लासेस भी प्रोवाइड करेंगे, नोट्स होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन भी प्रोवाइड हम आपको ज़रूर करेंगे। सो मिलते हैं स्टूडेंट आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।